हेलो जवानों। क्लास 11th के बच्चे सोच रहे थे सर 11th की वीडियो कब से डालना स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज मैं 11th क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज से हर 2 दिन के गैप में एक 11th क्लास की वीडियो आ जाएगी। बच्चों 11th क्लास स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स हम हर एक वीडियो में क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अकाउंट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट क्या अकाउंटिंग पढ़ने का, अकाउंटिंग है क्या आखिर, राइट। कुछ टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करें। चलिए जवानों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों याद है मैंने आप लोगों से बोला था कि कॉमर्स का हर एक सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से इन्वॉल्व है। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सारे लेक्चर्स में जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, हर एक टॉपिक को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से इन्वॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको लगेगा अरे सर ये तो हमने कल ही देखा है, ये तो हमने अभी किया है, समझ में आया। तो हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से। आप ही बताओ कि लास्ट 2-3 दिन में आप लोगों ने कोई सामान खरीदा है क्या मार्केट से? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। ओके चलिए मैं बताता हूं आपको मैंने क्या खरीदा है। समझे बच्चे? मैंने 16 तारीख को 16 अप्रैल को 2 चेयर खरीदी थी, 2 चेयर्स, राइट। अब क्या हुआ, उन चेयर्स को खरीद के लेके आके मैंने क्या किया, लिख दिया। कैसे लिख दिया मैं दिखाता हूं आपको। मैं यहां पे आया और मैंने लिखा 16/4/2026 और मैंने लिख दिया इसमें परचेज 2 चेयर्स। ठीक है बच्चों, परचेज 2 चेयर्स। अब ये चेयर्स कितने रुपए में खरीदी वो भी मैंने लिखा, राइट। 2 चेयर्स हम लिख देते हैं ₹2000। 2 चेयर मैंने 2000 रुपए की खरीदी थी और ये मैंने आके लिख दिया। ओके, आप बताओ आपने जो चीजें खरीदी हैं लास्ट कुछ दिन में क्या लिखा है घर पे आके? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। ओके वेरी गुड, कुछ कमेंट आ रही हैं बच्चों की, वेरी गुड। अच्छा बच्चों आपसे मैं पूछता हूं, बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं लिखा, हम क्यों लिखेंगे, क्या करेंगे लिख के? ठीक है वेरी गुड। देखो मैंने लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है इसका रीजन क्या है, मैं रीजन बताता हूं। आप ये बताओ मुझे कि आपने पिछले साल 2025 में 16 अप्रैल को क्या खरीदा था? आपको याद है? बता सकते हो मुझे कि आपको याद है? ओके देखिए, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पिछले साल, एक साल पहले 16 को आपने क्या खरीदा था वो आपको याद नहीं है। लेकिन मेरे से पूछो कि सर पिछले साल 16 अप्रैल को आपने क्या खरीदा था? पूछिए पूछिए जल्दी से कमेंट में। मैं बताता हूं आपको पिछले साल मैंने 16 को क्या खरीदा था। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सुनो, मैंने अपने यहां पर एक डायरी बनाई हुई है। मैंने इस डायरी में 16 को लिखा हुआ है। मैंने इस डायरी को ओपन किया और इस डायरी में मैं 16 अप्रैल, मैं आ गया 16 अप्रैल को, और मैं अब देख रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है 16 अप्रैल को मैंने क्या क्या खरीदा है। ओके तो इसमें लिखा हुआ है बच्चों 16 अप्रैल को मैंने एक जीन्स खरीदी है, मैं मूवी देखने के लिए गया हूं, ये खर्चा किया है, राइट। ये चीजें इसमें लिखी हुई है। तो बच्चों ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहां नहीं लिखता तो क्या मुझे पता चलता? नो सर नहीं पता चलता, क्योंकि हम भूल जाते, राइट। लेकिन मैंने लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। हमने क्या किया है, रिकॉर्डिंग किया है, लिखा है। देखो मैंने अगेन इस 16 को मैंने क्या खरीदा ये भी लिख दिया मैंने। बच्चों जानते हो ये जो हमने लिख दिया है, मैंने आके इसे लिख दिया, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? यही होता है अकाउंटिंग, इसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, समझे? सर ये तो ठीक है आपने लिख दिया आके, लेकिन सर हम लिखते क्यों हैं, जरूरी क्या है लिखना, मतलब अकाउंटिंग की जरूरत ही क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से अब, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको आंसर आपके क्वेश्चन का पहला पॉइंट दे दिया कि हम भूल जाते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा टाइम तक हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि चीजों को हम न भूलें, याद, यानी कि हम भूल भी जाएं तो हम देखने के बाद ये पता लगा सके कि हमने उस दिन क्या खरीदा था। अंडरस्टूड? अब सुनो, अब बात ये आती है कि सर हमें चीजें याद रखनी ही क्यों है, हम याद रख के करेंगे क्या? राइट? आपने बोला सर कि चीजें हम क्यों, अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? याद रखने के लिए। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम याद रख के करेंगे क्या, याद भी क्यों रखें? तो सुनो मेरे बच्चों, आप बताओ मुझे, एक मैं आपको ना प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके जा रहा हूं, ठीक है? आप सारे बच्चे अपने अपने को लेके अज्यूम करेंगे, ठीक है? आज आपको आपके घर से 1000 रुपीज मिलते हैं और आपके पेरेंट्स आपसे बोलते हैं कि लो बच्चों ये रुपीज लेके जाओ और इनको कहीं इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करने के बाद देखेंगे कि आप इनसे कितना कमा पाते हो, ठीक है? अब बच्चों आप 1000 रुपीज को लेके गए मार्केट में, आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीदी, राइट, और उनको फिर बेचा। अब बताओ शाम को जब आप आओगे तो क्या आप ये फाइंड आउट नहीं करना चाहोगे कि आपने कितना कमाया, कितना प्रॉफिट किया? यस सर, बिल्कुल करना चाहेंगे। चलो मैं उसको लिख देता हूं, कैसे करेंगे कि देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 1000 रुपीज आप लेके गए तो आपने क्या किया, देखो सुनो बच्चों, आपने ये किया कि आपने ₹500, जो 500 रुपीज थे उसकी आपने अकाउंट की बुक खरीदी, राइट? 500 रुपए की आपने क्या खरीदी? अकाउंट की बुक खरीदी। बाकी जो 500 रुपए थे, ₹500, इसकी आपने बिजनेस बिजनेस की बुक खरीदी। ओके, अकाउंट की बुक और बिजनेस की बुक खरीदी। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद बच्चों इन दोनों ही बुक को आपने क्या किया? सेल किया, बेचा। तो जो अकाउंट की बुक थी आपने इसको सेल किया बेटे कितने रुपए में? इसको सेल किया आपने 600 रुपीज में, यानी जो 500 रुपीज की बुक्स खरीदी थी उनको आपने कितने में बेच दिया? ₹600 में। ओके, सेल यानी ₹600 सोल्ड बुक्स। ओके, ये आपने बुक्स को क्या कर दिया? बेच दिया, सेल कर दी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जो आपने बिजनेस की बुक खरीदी थी 500 रुपए की, इन बुक्स को आपने बेच दिया 700 रुपीज में, ₹700 सोल्ड बुक्स। ओके बच्चों, ये बेच दिया। अब बताओ मुझे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रॉफिट कितनी हुई। तो सर सिंपल सी चीज है, हमने खर्चा कितना किया टोटल? हमने टोटल खर्चा किया है सर यहां पर 1000 रुपीज का। ओके सर, हमने यहां पर टोटल इनकम कितनी की है बुक को बेचने के बाद? तो वो किया 1300 रुपीज की। ओके, तो अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इनकम में से एक्सपेंस जो खर्चा किया इसको माइनस कर दो, इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। ये इनकम है आपकी, यानी जितने से सेल की, और ये क्या किया आपने? एक्सपेंस। बेटा इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं इनको फर्दर हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नॉर्मली आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि ये इनकम हो गई और ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो अब इनकम में से एक्सपेंस को निकाल दो, तो जो 300 रुपीज आए, ₹300, ये क्या आ गया हमारा? प्रॉफिट। तो बेटा ये प्रॉफिट फाइंड आउट आप कब कर पाओगे? जब आपने अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा है। सर क्यों? ये चार चीजें, तो यहां पे कितनी चीजें हुई हैं? 1 2 3 4, 4 ट्रांजेक्शन हुई है। सर ये 4 ट्रांजेक्शन तो हम याद भी रख सकते हैं ना, लिखना क्या जरूरी है? बच्चों एक दिन की आप याद रख सकते हो, माना मैंने, लेकिन मान लो आप 1 साल बाद देख रहे हो, पूरा 1 ईयर आपने कमाई की बिजनेस की, और आफ्टर 1 ईयर आपको देखना है कि आपने कितना प्रॉफिट किया, या आपको प्रॉफिट कितना हुआ भी या नहीं हुआ। तो बताओ मुझे, क्या आपको हर दिन की ट्रांजेक्शन्स जो आपने ये एक दिन में 4 की है, हो सकता है एक दिन में 10 भी करो किसी दिन, वो आपको माइंड में याद रहेंगी? नहीं याद रहेंगी। तो बच्चों जब नहीं याद रहेंगी तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो उन सारी चीजों के लिए आपको इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम? अकाउंटिंग करते हैं याद रखने के लिए। अब याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है सर? हमको सर फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, यानी हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। इस प्रॉफिट के लिए समझ में आया? हर इंसान जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बिजनेस कर रहा है पहले से, हर कोई इंसान प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहा है। अगर वो बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट करेगा तो बिजनेस कर क्यों रहा है? राइट?
तो ये तो कोई भी इंसान हो प्रॉफिट निकालना चाहेगा। समझ में आया बच्चों? तो दो चीज हमने देख ली। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? पहला याद रखने के लिए, दूसरा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। याद क्यों रखना है? क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। समझ में आ गया? चलिए अब तीसरी चीज नहीं, यानी कि हम टू थिंग्स पर पहुंच चुके हैं हम, दो चीजें। ओके, तीसरी चीज देखो बच्चों, जब हमको प्रॉफिट होती है, जब हमारी प्रॉफिट आ जाती है, तो हमारी सरकार सरकार क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है प्राणी, उस पर क्या दे दो? हमको टैक्स दे दो, राइट। और ये सबके लिए कंपलसरी होता है बेटा, टैक्स सबको पे करना होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या लेती है? हमसे टैक्स लेती है, टैक्स पे करना पड़ता है। और बच्चों टैक्स किस पे लगता है? बेटा टैक्स लगता है जो हमने कमाया है, जो अर्न किया है हमने, राइट। तो बेटा ये प्रॉफिट निकालना कंपलसरी भी है, राइट। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तो सही टैक्स कैसे पे करेंगे? सही टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट का कैलकुलेट करना जरूरी है। और सही टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट संतुष्ट होगी, गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी, राइट। नहीं तो गवर्नमेंट फिर आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी। तो देखो प्रॉफिट अपने लिए भी हम निकाल रहे हैं, दूसरी चीज हम सही टैक्स पे करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हमें टैक्स पे करना है जो हमने प्रॉफिट कमाई है। समझ में आया? तो ये थर्ड पॉइंट आ गया, क्या हमारा? सही से टैक्स पे करने के लिए। ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको। चलो एक और चीज पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथी चीज को हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी चीज है, उसे आप समझिएगा, ठीक है। देखो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। आपका बिजनेस चल रहा है लास्ट कुछ ईयर से, सब बच्चे अपने अपने लिए एज्यूम करेंगे कि बिजनेस किसका चल रहा है? आपका चल रहा है, ठीक है। देखो आपका बिजनेस लास्ट कुछ ईयर से चल रहा है, जैसे हमने ईयर लिया 2022, और इसमें जो आपने प्रॉफिट कमाया था बेटा, वो प्रॉफिट कमाया था 300 करोड़, ठीक है। 300 करोड़ लिख देते हैं, अच्छा खासा बिजनेस आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद आता है, रेंडमली मैं ईयर लिख रहा हूं 2024 में बच्चों जो आपने प्रॉफिट कमाया, वो कमाया आपने प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है बच्चों, है ना। 2024 में आपने प्रॉफिट कमाया 400 करोड़, 400 सीआर, राइट। उसके बाद आता है 2025, बेटा 2025 में आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 700 करोड़, ठीक है। उसके बाद आता है साहब 2026, ठीक है। ऐसे ही मान रहे हैं हम, चलो यहीं तक ले लेते हैं, नहीं एक ईयर और ले लेते हैं, 2026 ऐसी, ठीक है। मान लेते हैं 2026 में जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 500 सीआर। अब जरा देखिए इन सबको ना आप लोग गौर से देखिए, है ना। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है इसमें, कि हमने यहां जो प्रॉफिट कमाया है 2022 में, ये 300 करोड़ कमाया है, यहाँ 400 करोड़ कमाया है, 700 और यहाँ 500। तो बच्चों यहां पर ना, यहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है और यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन इस ईयर में प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। यस या नो? तो जब हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो आपको ये नहीं लगेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है? यस या नो? तो बेटा जब हमारा ये प्रॉफिट कम हुआ है तो इसी चीज को देखना होगा, वो आपको एनालिसिस करना होगा। तो बच्चों एनालिसिस कैसे कर पाओगे आप? एनालिसिस जब हम कर पाएंगे जब हमने 2022 के, 2024 के, 2025 के, 2026 के सारे ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे। देन हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन होगा कि हमारे यहां जो एक्सपेंस किए थे या यहां जो एक्सपेंस किए थे वो उतने ही हैं जितने यहां हो रहे हैं। क्या यहां एक्सपेंस कम थे हमारे और यहां एक्सपेंस हमने ज्यादा कर दिए जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? कम हो गया। या ऐसा तो नहीं कि इस साल हमारी सेल्स कम हुई है, हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया है, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ पड़ा है, हमने सामान कम बेचा है, या हमने कॉस्ट कुछ अदर कॉस्ट कुछ ज्यादा कर दी है। तो इन सारी चीजों को बेटा एनालिसिस करने के लिए हम एनालिसिस कब कर पाएंगे? जब हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, लिखी हुई होगी, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम कि अगर हम मान लो 2 साल का, इन 2 इयर्स का क्या करा रहा है? कंपैरिजन करा रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस करने के लिए, तो एनालिसिस फॉर एनालिसिस, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट निकल के आ गया कि हम रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो हम एनालिसिस किसके बेसिस पे करेंगे? आप ही खुद सोचो कि अभी आप 11 12 जिस क्लास में भी हो, आपके 8th क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स सब में कॉमन होता है। अगर 8th क्लास में आपको याद है अपनी मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे?
फिर आप 9th क्लास के देखो, फिर आप 10th क्लास के देखो। तो बेटा अगर मैं कहूं कि आपके 10th क्लास और 8th क्लास दोनों के मार्क्स में कितना अंतर है, तो आप कब पता लगा पाओगे? जब आपको याद हो 8th क्लास में हमारे कितने मार्क्स थे और 10th में कितने थे। आपको किसी को याद हो तो कमेंट करके बताओ 8th के मैथ के मार्क्स और 10th के मैथ के मार्क्स, राइट। तो बट बेटा अगर याद नहीं होंगे तो कंपेयर कैसे करोगे? अगर याद नहीं है तो हमारे लिखे होने चाहिए। अब जल्दी से मार्कशीट देखोगे और उसमें देख लोगे 8th में कितने थे और 10th में कितने थे, तो दोनों को क्या कर सकते हो? फिर कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप 10th में अच्छे हैं, ज्यादा हैं 8th से, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, और अच्छी करो। और अगर आपके 8th से कम आए 10th में, तो आपने मैथमेटिक्स पे ध्यान देना कम कर दिया है, और ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये हम एनालिसिस कब कर पाते हैं? जब हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो हम एनालिसिस कर कैसे पाएंगे? समझ में आया? तो इसीलिए इन सारी चीजों से हमको समझ में आता है कि हमको अकाउंटिंग करना जरूरी है। तो देखो बच्चों, अकाउंटिंग क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन को मार्केट गए, आके उसको आपने लिख दिया, नोटबुक में नोट कर दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज, अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी होता है? सर अकाउंटिंग करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को भूल जाते हैं। दूसरी चीज, हमें प्रॉफिट पता लगाना होता है। तीसरी चीज, हमको सही प्रॉफिट निकाल के उस पर टैक्स पे करना होता है। चौथी चीज, हमको एनालिसिस करनी होती है जिससे कि हम प्रॉफिट को बढ़ा सके अपनी को, राइट। जो चीजें हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनको कम कर सके। समझ में आया? अब बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई हैं, ये आपने बिजनेस के लिए बताई हैं, तो ये तो सर अकाउंटिंग करना तो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए जरूरी है जिनके बिजनेस है। हमारा तो बिजनेस ही नहीं है, और हमारा अगर बिजनेस नहीं है तो हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ें और अकाउंटिंग क्यों सीखें? बच्चों एक बात बताओ मुझे कि बिजनेस की डेफिनेशन में कहीं ये लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की नॉलेज होनी जरूरी है? नॉट नेसेसरी ना। बिजनेसमैन तो कोई भी हो सकता है। एक गोलगप्पे बेचने वाला भी बिजनेस है, बिजनेसमैन है। एक चाय की दुकान वाला भी बिजनेस है, उसका भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है। समझ में आया? तो बच्चों एक चाय बेचने वाले के लिए जरूरी है क्या कि उसे अकाउंट की नॉलेज होगी? यस या नो? तो जो अब ये तो छोटे छोटे बिजनेस हो गए, बड़े बड़े बिजनेस, मुकेश अंबानी साहब, क्या जरूरी है कि मुकेश अंबानी साहब अकाउंटिंग की नॉलेज हो? उनको जरूरी नहीं है। तो बच्चों जिन बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो बच्चों वहां पर क्या होता है, वहां अकाउंटिंग कराने के लिए लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? तो वो अपने यहां पर क्या रखते हैं? अकाउंटेंट रखते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं। समझ में आया? तो हम जो लोग होते हैं जिनका हमारा बिजनेस नहीं है, हम किसके लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? कि हम उन लोगों की हेल्प कर सकें। हमारा अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन हम इस नॉलेज के साथ में जिनका बिजनेस है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनकी हेल्प कर सकते हैं और वहां से हम अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। समझ में आया? अकाउंटिंग पढ़ने का रीजन जिनका बिजनेस नहीं है उनके लिए भी। समझ में आया बच्चों? चलिए वेरी गुड। अब बच्चों अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग होती क्या है? ये आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए? यस या नो? चलिए अब हम बढ़ते हैं। देखो अकाउंटिंग जो होती है बच्चों, अकाउंटिंग जब मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, याद है, जिसमें मैंने बताया था कि हम कॉमर्स क्यों लें। मैंने आपको बताया था उसमें कि कॉमर्स में बच्चों को रीस्टार्ट करने का एक नया चांस मिलता है। बच्चों आज जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप सारे बच्चे 11th में आने वाले हैं, सीए फाउंडेशन करने वाले हैं आफ्टर साइंस, है ना, 12th में साइंस लेने के बाद। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, मतलब यानी जिसमें आप अकाउंटिंग सीख रहे हो। ओके, तो बच्चों आप ये मान के चलो कि आपको अकाउंटिंग का ए नहीं आता है। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको अकाउंटिंग जो अब सिखाई जाएगी, जैसे बचपन में हमको बुक रीड करने से पहले हमको अल्फाबेट सिखाए जाते थे, अ आ ई या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सिखाए जाते थे। ऐसे ही आपको अकाउंटिंग में भी अल्फाबेट सिखाई जाएंगे, राइट। और वो अल्फाबेट होंगे जो अकाउंटिंग का बेस बनते हैं। यानी कि अभी आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और जब आप मास्टर ऑफ अकाउंट बन जाएंगे तो भी आपको उसी टाइम भी वही अल्फाबेट यूज होंगे, यानी कि ये अल्फाबेट कभी चेंज नहीं होंगे। तो क्या सर जो हम आज सीखेंगे वो हमेशा हमारे काम आएगा? हाँ बच्चों, वो हमेशा आपके काम आएगा। और अगर ये अल्फाबेट आप नहीं सीखोगे, नहीं समझ में आएंगे, तो बेटा अकाउंट भी आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अल्फाबेट से ही क्या बनता है बेटा? हमारे वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से ही सेंटेंस बनते हैं। तो जब आप अकाउंटिंग के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए आपको इन अल्फाबेट्स को सीखना बहुत जरूरी होगा। ओके, तो हम अल्फाबेट सीखेंगे अभी एक बहुत अच्छे से प्यारे से एग्जांपल के साथ। तो चले करें स्टार्ट, चलिए। देखिए बच्चों, यहां पर आपको जरा देखिए ध्यान से, कौन दिखाई दे रहा है? दो प्यारे प्यारे से लोग दिखाई दे रहे होंगे।
एक का नाम है मिस्टर जेठालाल और दूसरी है बबीता जी, दिखाई दे रहे हैं दोनों। और देखो साइड में इनका एक बिजनेस है जिसका नाम है जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल। समझ में आ गई, दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब मैं ना आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, राइट, इसके बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस किसका है? जेठालाल और बबीता जी का, ठीक है। तो बच्चों सुनो मेरी बात अब ध्यान से। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इसकी एक कहानी है। कहानी क्या है? कहानी ये है, पहली चीज, बबीता जी और जेठालाल जी ये दोनों अलग पर्सन है और ये बिजनेस एक अलग पर्सन है। सर ये क्या बोल दिया? पर्सन है, बिजनेस भी पर्सन है, बिजनेस इंसान है। हाँ बेटा, हाँ ये इंसान है, राइट। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, पढ़ेंगे आगे हम, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा उसने ये बोला है कि बिजनेस एक इंसान होता है। मतलब सर समझाइए। देखो बच्चों, जब बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। यानी कि देखो जरा, जेठालाल और बबीता जी अलग हैं और इनका जो ये दुकान है जिसका नाम क्या है, बबीता एंड जेठालाल, जेठालाल एंड बबीता गोलगप्पा सेंटर, ये दोनों अलग अलग है। बेटा ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होंगे। सर थोड़ा समझा ही दीजिए पर्सन के बारे में। बिल्कुल समझा देता हूं। देखो, जो बच्चों बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है बेटा, ये नेचुरल पर्सन बोला जाता है। नेचुरल पर्सन मतलब जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको भगवान बना रहा है। वो वाला आपने गाना सुना है? कौन सा वाला गाना? भगवान बनाया इंसान को, इंसान गलती कर बैठा, राइट। देखो भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने क्या बना दिया? बिजनेस। और जिसकी वजह से आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, है ना। इंसान नहीं होता बिजनेस नहीं होता, बिजनेस नहीं होता तो हम ये पढ़ नहीं रहे होते। चलो ये तो मजाक की बात थी, है ना। हम अभी यहाँ बात करते हैं। तो जेठालाल और बबीता जी, इनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो बेटा इनको बोलेंगे हम नेचुरल पर्सन, राइट। इनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। और बेटा जो जेठालाल, जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल है, बेटा इसको हम नेचुरल पर्सन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल समझते हो ना, यानी ये गोल्ड के साथ में वर्ड ज्यादा यूज होता है। गोल्ड, नेचुरल गोल्ड। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब जो सोने जैसी लगती है, गोल्ड जैसी लगती है लेकिन गोल्ड नहीं होती है। तो ये इंसान जैसा है लेकिन ये इंसान नहीं है, राइट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे हम आगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अभी। ये सारे के सारे लेक्चर्स हर 2 या 3 दिन बाद हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे, आप लोग देखते रहिएगा। कंप्लीट सीरीज अकाउंटेंसी की, बिजनेस की एंड इकोनॉमिक्स की मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। हर एक प्लेलिस्ट में आपको जाके ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलिए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जिनको इंसान बनाता है। अभी के लिए इतना ही समझेंगे इसको। तो अब सुनो बच्चों, अब ये नेचुरल पर्सन ने क्या किया? नेचुरल पर्सन ने क्या किया? सुनो मेरी बात ध्यान से। नेचुरल पर्सन ने इस बिजनेस यानी ये इंसान बना के खड़ा कर दिया जिसका नाम था जेठा एंड बबीता गोलगप्पा सेक्शन, ठीक है। अब बच्चों बताओ, जब इंसान बन जाता है, इंसान पैदा हो गया, तो मुझे बताओ जल्दी से, इंसान को चलना है, अब आगे बढ़ना है, राइट। अब बेटा आगे बढ़ने के लिए इनको खाना पीना सिखाना पड़ेगा, राइट। इनको तो जो नॉर्मल नेचुरल पर्सन होते हैं खाना पीना देते हैं, हम दूध पिलाते हैं और वो भी चलना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बेटा नेचुरल पर्सन के लिए तो ये चीज थी। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन अब चलना कैसे स्टार्ट करेगा? इसके लिए किस चीज की जरूरत है? तो बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है पैसे की, मतलब पैसा होना चाहिए इसके पास में। तो बच्चों बताओ अब ये पैसा कहां से लेगा? तो आप ही बताओ। आप जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, नौकरी नहीं लगती, तो आप किससे पैसा लेते हो? सर मम्मी से लेते हैं या पापा से लेते हैं, यानी पेरेंट्स से। तो बताओ यहाँ पर इस बिजनेस के पेरेंट्स कौन है? सर इस बिजनेस के पेरेंट्स हैं कौन? बबीता जी और जेठालाल जी, ये इसके पेरेंट्स हैं। ओके, तो ये पैसा किससे लेगा? अपने पेरेंट्स से लेगा। ओके बच्चों, तो यहां पर जब ये पैसा लेगा तो ये क्या बोल के लेगा कि हम आपका पैसा कुछ टाइम बाद रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। आप भी पापा से जब बोलते हो कि पापा इतने रुपए दे दो, तो पापा क्या बोलते हैं? इन्हें कब वापस करेगा? तो आप क्या बोलते हो? जॉब लग जाएगी जब वापस कर देंगे। तो ऐसे बिजनेस क्या बोल रहा है? वापस कर देंगे आपके पैसे को। समझ में आया? तो बेटा जो पैसा वापस करना है कौन? बिजनेस को। तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों बिजनेस को पैसा देते हैं और वो पैसा कितना देते हैं मैं लिख देता हूं। ये देते हैं बिजनेस को 2 लाख रुपया,
₹2 लाख इन्होंने बिजनेस को दे दिया, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, इस बिजनेस के पास कितना रुपया आ गया? सर इस बिजनेस के पास में 2 लाख रुपया आ गया, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ कि इस बिजनेस के पास में ये जो 2 लाख रुपया आया है, ये बिजनेस के पास में ये लायबिलिटी है, यानी वापस करना पड़ेगा। सर ये लायबिलिटी क्या बोल दिया आपने? बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, ऐसा यानी कि अगर आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया यानी कर्जा लिया है, यानी जो वापस करना है, वापस करने को ही हमें क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। यानी ऐसी चीजें जो हमें रिटर्न करनी है, वापस करनी है। यानी कि हमने क्या किया, आप दुकान पे गए, दुकान पे जाके अंकल से कहा, अंकल अंकल 5,000 रुपए का सामान दे दो। उन्होंने 5,000 रुपए का सामान दे दिया। अब अंकल बोलते हैं बेटा पैसा दो। अब आपके पास पैसा नहीं है, राइट। तो अंकल क्या बोल रहे हैं, चलो 2-4 दिन बाद दे देना। तो आप बताओ 2-4 दिन बाद अंकल को पैसे दोगे ना, तो आपके अंदर ऊपर क्या आ गया, एक बर्डन आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? तो बच्चों ये जो पैसा लिया है दुकान में, तो ये भी एक तरीके से लायबिलिटी होगी, यस या नो? लेकिन बच्चों ये लायबिलिटी यानी वही सेम मतलब हो गया कि आप पैसा अपने पापा से ले रहे हो या दुकान वाले अंकल से ले रहे हो। बेटा पापा से ले रहे हो तो वो लायबिलिटी सच में लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, यानी उसको बोल देते हैं इंटरनल लायबिलिटी। समझ में? उसको क्या बोल देते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन उससे भी पहले इसका एक प्यारा सा नाम है, वो नाम मैं दूंगा आपको। यानी कि जब दुकान दुकान जो दुकान है वो चलने के लिए अपने मालिक से पैसा लेती है, या मालिक अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को बोलते हैं हम कैपिटल। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे बेटा हम कैपिटल। ये कैपिटल होगा, ओके। अब कैपिटल का दूसरा नाम है इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल और आउटसाइडर, सर इसमें क्या फर्क होता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप, इसी पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम। देखो यहां पर ना मैं दोनों वर्ड्स को अलग कर देता हूं। ये जो इंटरनल लायबिलिटी वर्ड जो लिखा हुआ है, लायबिलिटी को मैंने अलग कर दिया, और इंटरनल जो लिखा हुआ है इसको मैंने अलग कर दिया बेटा, ठीक है। इंटरनल का मतलब होता है अंदर से, जैसे अपने घर से ही। और लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं जो हमें रिटर्न करनी है, ठीक है। चिंता यानी कि चिंता, एक तरीके से अगर हमने किसी से पैसा लिया है तो बेटा चिंता आ जाती है ना कि हमें उसका पैसा वापस करना है, और जब तक पैसा वापस नहीं करते तो चिंता हमारे सर पे मंडराती है। मतलब चिंता चिता के समान होती है। समझ में आया? तो चिंता को ही हम लायबिलिटी बोलते हैं। ऑब्लिगेशन, बर्डन, जिम्मेदारियां वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी बोलती है। इंटरनल क्यों बोला गया इसे? क्योंकि यहां पर बिजनेस ने ये पैसा किससे लिया है? अपने पेरेंट्स से लिया है। यानी आप अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हो तो इंटरनल लायबिलिटी होगी। वही मान लो आप पैसा ले लेते हो, मेरे से पैसा लेते हो, मैं आपको पैसे दे देता हूं, राइट। तो ये क्या होगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाती है। समझ में आया? चलो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वही मान लो ये जो हमारा बिजनेस है, ये क्या करता है? ये पैसा लेता है किससे? बैंक से। इसने पैसा लिया बैंक से। तो बेटा अगर ये बैंक से पैसा ले रहा है तो बेटे बैंक से लिए हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोन। अब एक बात बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपसे पैसा ली इसने अपने माँ बाप, यानी कि इसने अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन? जेठालाल और बबीता जी, उनसे पैसा लिया, वो कैपिटल है। और जो इसने बैंक से पैसा लिया उसको लोन बोल रहे हैं। अमाउंट भी लिख देते हैं, 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है जी, ₹1 लाख। आप बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ये जेठालाल और बबीता जी का पैसा बिजनेस वापस भी नहीं करेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक का पैसा टाइम से वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और इसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, राइट, या आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हैं। तो लिख देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी, दो नाम और दे दिए बेटा। एक्सटर्नल के साथ साथ इसको हम आउट, ये इनसाइडर यानी इंटरनल किस जगह पर हम इनसाइडर भी यूज कर लेते हैं, इनसाइडर। तो बताओ यहां पर कैपिटल के कितने नाम हो गए साहब? लायबिलिटी, ठीक है। देखो कैपिटल को हम कैपिटल भी बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड हमको इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम इनसाइडर लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। बेटा इसका एक नाम और है, नाम अभी बता देता हूं लेकिन उसको समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। इसको हम ऑनर इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी और आउटसाइडर लायबिलिटी, ये भी क्या होता है? सेम ही है। समझ में आया? चलिए तो बच्चों अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने देखो आपको कितनी टर्म समझाने, टर्म समझो। एक टर्म हो गई कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर? कैपिटल वो होता है जो ओनर
अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। या जब बिजनेस अपने ही मालिक से पैसा उधार लेता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया कैपिटल। यस है नो, समझ में आ गया बच्चों। दूसरा इसी का नाम क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी और इनसाइडर लायबिलिटी। बेटा इंटरनल लायबिलिटी, इसे लायबिलिटी का मतलब यानी कि वो जिम्मेदारियां हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें वापस करनी है कभी, उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो बच्चों इनमें ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स लिख लेना, ये मैं टर्म समझा रहा हूं। मैंने देखो कितने टर्म्स आपके सामने कंप्लीट किए हैं। पहला टर्म कैपिटल क्या होता है, दूसरा टर्म लायबिलिटी क्या होता है। दो टर्म बना के लिखेंगे, कैपिटल और लायबिलिटी, राइट। कैपिटल के तीन नाम लिख लेंगे और लायबिलिटी में क्या लिखेंगे आप, इनसाइडर लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी, दोनों लिखेंगे। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, कौन सी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो अभी ना हम लोगों ने जो मेन टर्म्स हैं वो कौन सी टर्म सीखी है। देखो सबसे पहला हमारा कौन सा हमने सीखा कि नेचुरल पर्सन क्या होता है। फर्स्ट आप इस पे पॉइंट बनाएंगे, आप ना कॉपी में बेटा इनको लिख लेना टर्म्स के नाम से। फर्स्ट हमारा नेचुरल पर्सन कौन होता है, सेकंड सीखा हमने आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में, और उसके बाद हमने सीखा थर्ड टर्म कौन सी थी हमारी, कैपिटल क्या होता है। और कैपिटल को हमने थ्री नाम से सीखा, इंटरनल लायबिलिटी और इनसाइडर लायबिलिटी। ओके, इसके बाद हमने क्या सीखा बच्चों, लायबिलिटी यानी कि ये हमारा अगला टर्म क्या बना हमारा, लायबिलिटी। ओके, फोर्थ टर्म हमारा लायबिलिटी बना। इसके बाद हम लोन पे जाते हैं, फिफ्थ टर्म हमारा लोन बन गया। तो लगभग हमने 5 टर्म्स को कंप्लीट किया है बच्चों, है ना। और 5 टर्म्स को इनको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जरा ध्यान देना, आप याद है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो यहां से आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझनी है आप लोगों को। चलो तो स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। देखिए बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो बबीता और जेठालाल जी का जो बिजनेस है बेटा, हम जो काम करेंगे वो किसके घर में काम करेंगे, हम काम करेंगे इस बिजनेस के घर में। हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के घर में अकाउंटिंग करेंगे, न कि इन दोनों के घर में। समझ में आया। हमारा जो काम होगा, हम जो एज अकाउंटेंट काम करेंगे वो बिजनेस का अकाउंटेंट होंगे हम, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। एक दिन क्या होता है, मिस्टर जेठालाल जी जाते हैं मार्केट, ठीक है। और मार्केट इसलिए जा रहे हैं कि इनको ना गोलगप्पे बनाने के लिए आटा खरीदना है। क्या खरीदना है बच्चों, आटा खरीदना है, ठीक है। तो जब ये आटा खरीदने के लिए गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 kg आटा 10 kg आटा खरीदा है, किस लिए, गोलगप्पे बनाने के लिए, फॉर बिजनेस। ओके बच्चों, इन्होंने 10 किलो आटा किस लिए खरीदा है, फॉर बिजनेस। और जानते हैं कितने रुपए का खरीदा, ये सर इन्होंने खरीदा रुपीज, ऐसे लिख लेते हैं 2000 रुपए का आटा खरीदा, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने समझने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब ये आटा खरीद रहे थे तभी इनकी वाइफ का कॉल आता है और वो कॉल करके बोलती है, जेठू आप घर के लिए भी 5 kg आटा लेते आना। घर के लिए कितना, 5 किलो आटा लेके आना। तो इनकी वाइफ का जो कॉल आया है घर के लिए आटा खरीदने के लिए, वो 5 kg के लिए आया है, 5 kg आटा, ठीक है, फॉर होम, ठीक है। 5 किलो आटा इनको किस लिए नहीं, घर के लिए खरीदना है बच्चों। ये कितने का हो जाएगा, ₹1000 का, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन बनाता हूं। जब ये आटा खरीद रहे थे तो इन्होंने जो 10 किलो आटा 2000 रुपए का खरीदा है, ये बिजनेस में से, जो बिजनेस का गल्ला है उसमें से पैसा निकाल के ले गए थे, ठीक है। उसमें से इन्होंने 2000 रुपए पे कर दिए, ठीक है, ये इस वाले आटे के लिए। दूसरा जो इन्होंने घर के लिए जो आटा खरीदा वो रुपए भी बिजनेस के पैसे में से ही पे कर दिए, यानी बिजनेस का रुपया जो ले गए थे, मान लो 5000 रुपीज लेके गए थे, तो 2000 इन्होंने बिजनेस के लिए आटा खरीद लिया और 1000 रुपए का इन्होंने घर के लिए आटा खरीद लिया। समझ में आया। तो जो ये घर के लिए आटा खरीदा है और जो बिजनेस के लिए आटा खरीदा है, आप बताओ आप इन दोनों में से कौन सी ट्रांजेक्शन को बिजनेस का रिकॉर्ड करोगे। देखो यहाँ 2 ट्रांजेक्शन हो गई, 2 ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। आप बताओ कि रिकॉर्डिंग करोगे, यानी खर्चा हो गया बिजनेस का, एक्सपेंस है, क्योंकि आटा खरीद रहे हैं हम, पैसे देके आएंगे, तो ये खर्चा आप बिजनेस के लिए 2000 रुपए का मानोगे या 1000 रुपए का मानोगे। यानी कि बिजनेस के यहाँ क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी या एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। सर एक ही होगी, बोलो कमेंट करो, एक ही होगी या दोनों।
चलो ठीक है, एक और इसमें केस ऐड कर रहा हूं, ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। जब ये आटा खरीद रहे थे तो इन्होंने इस बार बिजनेस का पैसा यूज नहीं किया। इनका बिजनेस का पैसा अलग पॉकेट में रखा था और घर का पैसा अलग पॉकेट में रखा था, जो घर से लेके आए थे अपने से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, घर के आटे के लिए घर का पैसा ही यूज किया है। तो 1000 रुपीज अब इन्होंने जो खरीदा है बेटा, ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये पैसा किसका है, घर का ही पैसा यूज किया है, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताओ कि अब यहां पर अभी भी क्या ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या ये पहले दोनों ही ट्रांजेक्शन बिजनेस की थी, क्या अभी भी है, या पहले भी एक ही ट्रांजेक्शन बिजनेस की थी? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इन्होंने घर का पैसा यूज नहीं किया था तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन, यानी फर्स्ट केस में मैं लिख देता हूं केस 1, फर्स्ट केस में बोथ ट्रांजेक्शन, बोथ ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन, दोनों ही ट्रांजेक्शन क्या थी, बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। तो बच्चों अगर आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हो या बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने बिजनेस का पैसा, बिजनेस का गुड्स, कुछ भी बिजनेस का सामान अपने घर के लिए यूज कर लिया तो आपकी वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन मानी जाएगी और वो बिजनेस के अंडर में रिकॉर्ड होगी, यानी बिजनेस के घर में रिकॉर्ड होगी। तो पहले केस में दोनों ही ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, समझ में आया। लेकिन दूसरे केस में जो इन्होंने 1000 रुपीज यूज किया है वो घर का यूज किया है बच्चों, बिजनेस का पैसा यूज नहीं किया। तो देखो घर का ही पैसा है ना, और घर ही के यूज के लिए, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्यों होगी? तो सेकंड केस में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी और दूसरी ट्रांजेक्शन इसे बोलेंगे पर्सनल ट्रांजेक्शन। बेटा पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी, और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होती है वो कभी भी बिजनेस के यहां यूज नहीं होती, उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है समझ में आ गया। तो अगला टर्म आपका यही था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। ये जो हमने समझ में पढ़ा है ये किस चीज के लिए पढ़ा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये टर्म डाल के लिखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी हम बिजनेस में लिखेंगे क्या ये हमें पता होना चाहिए ना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे और बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, अब मेरी बात को और अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों ये जो आपको बिजनेस दिखाई दे रही है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। आपको जो ये बिजनेस दिखाई दे रही है, इस बिजनेस में सच्ची सच्ची बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है। सर 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 हमें तो सिर्फ बबीता जी दिखाई दे रही है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं बताता हूं क्या क्या दिखाई दे रहा है। जरा देखो बच्चों, इसको थोड़ा और इसे जूम कर देते हैं, अब देखेंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जरा ठीक से देखो, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान लगा के देखो। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, इसमें ना हमें एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है जिसमें गोलगप्पे रखे हुए, ठीक है। कॉर्नर, एक कॉर्नर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे इसमें बर्तन दिखाई दे रहे हैं, हमें बहुत सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं। और सर क्या दिखाई दे रहा है सर, यहां पर हमको ना ये प्लेट्स भी दिखाई दे रही है। सर और क्या दिखाई दे रहा है, और देखो जरा और ढूंढो, है ना। और बताओ, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड जो मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। और देखो और क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे पीछे की साइड में एक चेयर भी रखी हुई है यहाँ पर, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। कुछ स्टूल्स वगैरह, एक गैस भी रखी हुई है जिसपे ये गर्म करने के काम आ रही है, ठीक है, वो भी रखी हुई है। और क्या दिखाई दे रहा है बेटे, और मैं बताता हूँ, यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह भी रखी हुई है ना, चेयर्स वगैरह है यहाँ पर बैठने के लिए, है ना। कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है बैठने के लिए, ठीक है बच्चों, ये चेयर्स हैं, ठीक है। कुछ चेयर्स रखी हुई हैं जो बैठने के लिए, ये सारी चीजें यहां रखी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि ये जितनी भी सारी चीजें यहां रखी हुई हैं, चाहे वो इनके गोलगप्पे का कॉर्नर है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो प्लेट्स हैं, चाहे वो चेयर्स हैं,
क्या ये बबीता जी और जेठा जी की प्रॉपर्टी है या इस बिजनेस की प्रॉपर्टी है? आप ये बता दो जल्दी से, है ना। क्या ये बबीता जी की प्रॉपर्टी है या जेठा जी की प्रॉपर्टी है या इस बिजनेस की प्रॉपर्टी है? सर सर, ये तो इस बिजनेस की प्रॉपर्टी है। कौन से बिजनेस की? ये जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बिजनेस है हमारा, कौन सा बिजनेस बच्चों? जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल, इसकी प्रॉपर्टी है। यस या नो? तो बेटा जो प्रॉपर्टी होती है, इसको बिजनेस की यहां पर एक अच्छा नाम क्या है इसका? इसको बोलते हैं असेट्स। ये बिजनेस के क्या है? असेट्स। तो बेटा ये एक अगला टर्म आ गया, ये है बिजनेस के असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? हमारी बिजनेस में ऐसी चीजें जिन्हें हम यूज करने के लिए खरीदते हैं। बच्चों बताओ, कॉर्नर को क्या बेचेंगे? आप गोलगप्पे खाने के लिए जाओगे तो क्या आपको एक कॉर्नर को उठा के दे देंगे? क्या डब्बा को उठा के दे देंगे? क्या ये बोर्ड को उठा के दे देंगे? नहीं ना। ये क्या बेचेंगे आपको? ये तो आपको सिर्फ गोलगप्पे बेचेंगे। ये चीज है बेचने की, है ना। ये सारी चीजें बेचने की नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ यूज करने के लिए है। तो बिजनेस में जो चीजें यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं, जिनको हम यूज करेंगे, इनको हम एसेट्स बोलते हैं। बच्चों इनको ये बेच के कभी भी इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये इस कॉर्नर को बेच के भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अपनी संपत्ति को, संपत्ति क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनको कभी भी बेचा जा सकता है। समझ में आया? यानी इनसे कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाएगा अगर ये बेचेंगे तो, इसलिए इनको प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी बिजनेस के असेट्स बोलते हैं। तो यहां पर जेठा एंड बबीता गोलगप्पा स्टॉल के पास में क्या क्या असेट्स है, इसकी संपत्ति क्या है, वो ये सारी चीजें हैं। तो बेटा ये असेट्स एक टर्म है। तो असेट समझ में आ गया आपको? असेट्स क्या होता है? बोलिए जल्दी से। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो नोट कर लीजिए इसे भी, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को। अब एक और चीज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना, और बहुत प्यार से समझेंगे। अब क्या होता है कि हम सारे लोग, है ना, आप लोग, मैं, हम सारे लोग गए कहां पर? इस दुकान पे। और यहाँ पे जाके हम क्या खाएंगे? अब सब गोलगप्पे खाएंगे सर, और क्या खाएंगे? दुकान किसकी है? गोलगप्पे की है, तो गोलगप्पे खाएंगे। तो हम लोग जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। और जब हम गोलगप्पे खाने के लिए गए तो हमने यहाँ पर जो चेयर्स पड़ी हुई थी, जो स्टूल्स वगैरह पड़े हुए थे, हम इन पर बैठे हैं सारे लोग, है ना। ये हम सब लोग हैं, ठीक है बेटा, हम सब लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। बच्चों हम सभी लोगों ने जो गोलगप्पे खाए, ऐसे ही मान लेते हैं बेटा, वो गोलगप्पे खाए हमने कितने रुपए के जानते हो? वो गोलगप्पे खाए हमने 500 रुपए की, ₹500। ओके, हम सब लोगों ने 500 रुपीज के गोलगप्पे खा लिए, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने गोलगप्पे खाए हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से ले लेते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा दूर पहुंचा देता हूं यहां से ठीक है, आप लोग यहां आ जाओ, ठीक है बच्चों। ये आप लोग हैं और ये जेठालाल का दुकान है। तो बच्चों हम लोगों ने 500 रुपए के गोलगप्पे खाए, ठीक है। यानी कि अब मुझे बताओ, इस प्रोसेस में ये बेच रहे हैं गोलगप्पे या हम बेच रहे हैं गोलगप्पे? ये बताइए, बेचने वाला कौन है, हम या ये दुकान? सर ये दुकान। तो बेटा जो दुकान है ये, इसको बोलेंगे हम सेलर। इसको क्या बोलेंगे हम? सेलर। और हम लोगों को क्या बोला जाएगा? बायर। हम लोग कौन होंगे? बायर। तो दो लोग हो गए यहां पर, सेलर और बायर। सेलर कौन होता है? जो सामान बेचता है। बायर कौन होता है? जो सामान खरीदता है। समझ में आ गया? बायर को हम परचेज भी बोल देते हैं, जो परचेज करता है। यानी बाय खरीदना और परचेज भी खरीदना ही होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड बेटे। अभी ना हम लोगों ने असेट्स की बात की थी। ओके, असेट्स क्या थे? ये सारी चीज जो बिजनेस की प्रॉपर्टी थी वो असेट्स था। लेकिन ये बताओ कि बिजनेस का बेचने का क्या काम है? सर बेचने का काम है गोलगप्पा। यानी इस बिजनेस ने हमको क्या बेचा है? ये गोलगप्पा बेचा है। तो बच्चों जो बिजनेस बेचता है डेली बेसिस पे, जो बिजनेस डेली बेसिस पे बेचता है, जिनको यूज करने का काम नहीं, उनको बेचने का काम है बिजनेस का। तो जो चीज बेचने तक का काम होता है बिजनेस का, जिन प्रोडक्ट्स को बेचता है बिजनेस, इसको बोलते हैं गुड्स। इसको क्या बोलते हैं हम? गुड्स। तो बिजनेस ने हमको सेल क्या किया होगा? गुड्स सेल किए होंगे, राइट। कभी भी असेट्स बेचा नहीं जाता, ठीक है। तो इस बिजनेस के लिए ये क्या है? गुड्स है। बेटा ये डेफिनेशन गुड्स ना की सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे जिसका काम चेयर बेचने का है तो उसके लिए चेयर गुड्स हो गया, जिसका काम कंप्यूटर बेचने का है उसके लिए कंप्यूटर गुड्स हो गया, राइट। जिसका काम ये बर्तन बेचने का है उसके लिए बर्तन गुड्स हो गया। लेकिन इनका काम तो बर्तन को यूज करना है,
गोलगप्पे बेचने का है तो इनके लिए गोलगप्पे क्या हो गए, गुड्स हो गए। तो ये गोलगप्पे गुड्स हो गए, इन्होंने गोलगप्पे सेल किए होंगे हमको और हमने 500 रुपए के गोलगप्पे खरीद लिए। समझ में आ गया? तो सेलर क्या करता है, सेल्स करता है। इसने क्या की होगी, सेल की होगी, सेल्स। सेल्स मतलब बेचना, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने यहां से चीजें परचेज की है, तो हमें बोला जाएगा कि हमने खरीदा है, परचेज, इसे बोलते हैं परचेज। इसे हम क्या बोलते हैं साहब, परचेज बोलते हैं, ठीक है। तो सेलर का काम होता है बेचना और हमारा बायर का काम होता है परचेज करना, ठीक है बच्चों। तो अगली टर्म देखो, एक टर्म हमको ये मिल गई, इस पे भी आप नोट डाल के लिखेंगे, गुड्स क्या होता है, सेलर कौन होता है, एक टर्म हमको ये मिल गई। बायर कौन होता है, जो सामान खरीदता है, एक टर्म हमको ये मिल गई। दूसरी चीज सेल्स क्या होता है, बेचना, और परचेज क्या होता है, खरीदना, ठीक है। एक टर्म हमको और मिल गई यहाँ पर, बेचना, ओके, और एक हो गया यहाँ पर खरीदना। ओके बच्चों, खरीदना और बेचना। अब जो बात आगे मैं बताने वाला हूं वो बहुत काम की बात है, उससे आप समझेंगे। बेटा जो खरीदा और बेचा जाता है दो तरीके से खरीदते हैं। देखो यहां से इन्होंने हमको गोलगप्पे दिए और हम लोगों ने इनको पैसे दे दिए, 500 रुपए दे दिए बच्चों। इसे बोलते हैं, इन्होंने अगर बेचा है तो इसे बोलते हैं कैश सेल। इसे क्या बोलते हैं हम, कैश सेल। कैश सेल, कैश सेल का दूसरा नाम क्या है, नकद। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नगद। नगद बेचा है ना, सुना होगा ना, नगद, हम पैसे दे के आए, उसने, उससे हमने सामान खरीदा, हमने पैसे निकाले, उसके मुंह पर मार दिए, इसे क्या बोलेंगे हम, नगद सामान खरीदा है, कैश सेल। हमने कैश में सामान खरीदा है, इधर से कैश सेल हुई है, ठीक है। तो बेटा अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए परचेज के साथ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, कैश। कैश परचेज यानी नगद खरीदना, नगद, ठीक है बच्चों। तो ये कैश सेल और कैश परचेज, तो ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमारा क्या बना, कैश सेल क्या होती है और कैश परचेज क्या होती है। तो जब सामान कैश में खरीदा या बेचा जाता है तो उसे कैश सेल या कैश परचेज बोलते हैं बच्चों। एक इंसान के लिए जो चीज सेल होती है दूसरे इंसान के लिए वही चीज परचेज होती है। अगर जेठालाल जी के लिए सेल है तो यहाँ पर बायर यानी हम लोगों के लिए ही क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो कैश सेल समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपको, कैश सेल और कैश परचेज क्या होती है। अब सुनो बच्चों, इन्होंने क्या किया, सेल तो कर दी, यहां पर ये सेल तो हो गई। अब क्या होता है कि जब पैसे देने का चांस आया, यहां से सामान हमने खा लिया, हमने गोलगप्पे खा लिए, ठूस लिए हमने अच्छे से, ओके। अब क्या हुआ, जब पैसे देने का टाइम आया तो ये बोलते हैं हमसे कि लाइए पैसे दीजिए। हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जेठू आज पैसे नहीं है, हम पैसे किसी और दिन दे देंगे, है ना, आज नहीं 2-4 दिन बाद दे देंगे। समझ में आया? तो अब बताओ बच्चों, ऐसे में सेल तो हो गई, है ना, सेल तो हो गई, लेकिन क्या हमारे पास से पैसा गया, क्या हमने पैसा पे किया? नो, हमने पैसा नहीं किया। तो बच्चों जो सेकंड में येलो लाइन से कर रहा हूं, या सेल तो हो गई, सेल्स हो गई और परचेज भी हो गई, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैश सेल वाला, ये फर्स्ट पॉइंट था कैश परचेज वाला। इसमें भी सेकंड वाले पॉइंट में सेल तो हो गई और परचेज हो गई, यहां परचेज हुई है, ओके। यहां पे क्या हुई है, परचेज हुई है, परचेज भी हो गई और सेल भी हो गई। लेकिन यहां से गोलगप्पे तो हमारे पास आ गए, लेकिन यहां से पैसा नहीं आया। तो बच्चों जब ये पैसा नहीं जाता तो इसे बोलते हैं उधार। ये हमने जो परचेज किया, कैसे परचेज किया, उधार। बच्चों जब हम उधार खरीदते हैं तो उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट। इसको एक वर्ड देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट परचेज और यहां पर क्रेडिट सेल। तो जो क्रेडिट नाम का एक नया वर्ड आ गया यहां पर, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, ये होता है उधार का। यानी जब हम उधार बेचते हैं तो क्रेडिट सेल, उधार खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज। चीज समझ में आ गई, क्रेडिट सेल क्या होती है, क्रेडिट परचेज क्या होती है। अब बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जब क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होती है तो यहां पर ना देखो एक रिलेशन बनता है, एक नया रिश्ता बनता है दो लोगों के बीच में। कौन, सेलर और परचेजर के बीच में, बायर के बीच में। जब तक उधार नहीं बेचा जा रहा था, नगद बेचा जा रहा था, तो जब तक ये सेलर था और वो बायर था, राइट। ये क्या बोलेंगे उसको, बायर हमको, और हम क्या बोलेंगे इनको, सेलर। बच्चों जैसे ही उधार की सेल या परचेज हुई है तो अब एक नया रिश्ता जन्म लेगा, एक नया रिश्ता बनेगा। जानते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो बताता हूं मैं आपको, देखो जरा ये रिश्ता क्या कहलाएगा। तो सुनो, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, यहां पर दो प्राणी यानी हम और ये चार्ट सेंटर, ओके। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर बच्चों हम कौन लोग हैं,
जिन्होंने उधार खरीदा है। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने उधार बेचा है। अब जल्दी से बताओ कि चिंता किसके सर पर मंडरा रही है पेमेंट करने की? पैसे किसको देने पड़ेंगे? अगर आज नहीं दिए तो 2 दिन 4 दिन बाद किसे देने पड़ेंगे? सर हमको देने पड़ेंगे। और ये भाई साहब पैसे रिसीव करेंगे। समझ में आया? तो बेटा जिसको पैसे पे किए जाते हैं उसका एक नया रिश्ता बनता है, उसे हम बोलेंगे क्रेडिटर। तो जेठालाल जी को हम यहां क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जेठालाल कौन बन गए? क्रेडिटर। और हमको क्या बोला जाएगा बेटा? हम कौन बनेंगे? हम बनेंगे डेटर। बेटा जो इंसान पैसे पे करने वाला होता है वो डेटर होता है, और जो रिसीव करने वाला होता है वो क्रेडिटर होता है। उधार की सेल परचेज में जब भी होगा बच्चों, जब उधार सेल परचेज होगी तो यहाँ एक रिश्ता बनेगा, और वो रिश्ता क्या कहलाएगा? जेठालाल जी हमें डेटर डेटर कह के बोलेंगे, और हम जेठालाल जी को क्रेडिटर क्रेडिटर कह के बोलेंगे भाई। यानी हम जब जैसे ही निकलेंगे और ये दुकान पे कॉर्नर पे दोनों हमको देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो देखो हमारा डेटर जा रहा है, वो देखो डेटर जा रहा है। हम सब लोगों में से जिसको ये देखेंगे क्या बोलेंगे? वो देखो हमारा डेटर जा रहा है। ये वही इंसान है जिससे हम पैसे लेंगे, जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे लेने हैं। और बेटा आप बताओ, आप जब जाओगे तो आप जब भी इस दुकान को देखोगे तो क्या बोलोगे? ये वही दुकान है जिसको हमें पेमेंट करनी है, ये वही दुकान है जिसको हमें पेमेंट करनी है, ये वही दुकान है जो हमारी क्रेडिटर है। आप इस दुकान को क्या बोलोगे? क्रेडिटर बोलोगे। तो हम डेटर हुए क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा है, खरीदने वाले को डेटर बोलते हैं। और ये क्रेडिटर हुए क्योंकि उन्होंने सामान बेचा है, और बेचने वाले को हम क्रेडिटर बोलते हैं। खरीदने वाले को डेटर और बेचने वाले को क्रेडिटर। समझ में आया? अब बच्चों बताओ यहां पर चिंता किसके सर पर मंडरा रही है? हमारे सर पे। तो हमारे लिए इनको पे करना है, तो हमारे लिए इनका नाम मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या बन जाएगी बेटा? लाइबिलिटी। बताया था ना मैंने, जब चिंता आती है सर पे तो लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। तो बच्चों क्रेडिटर किस में आते हैं? क्रेडिटर हम किसका एग्जांपल है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटीज होती है, राइट। और इनको हमसे पैसे लेने हैं, यानी कि हमसे पैसे मिलेंगे, इनको पैसे में कन्वर्ट होंगे हम कभी ना कभी, हम पैसे देंगे इनको, तो इनके लिए हम कौन हो गए? असेट्स। तो डेटर हमारे असेट्स के अंदर आते हैं, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज के अंदर आती है। तो बच्चों देखो अभी हमने यहाँ कौन से पॉइंट पढ़े? हमने यहाँ पढ़ा सेलर कौन होता है, हमने यहाँ पढ़ा बायर कौन होता है, फिर हमने पढ़ा क्रेडिट सेल कैश सेल क्या होती है, और कैश परचेज क्या होती है, नगद। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट सेल क्या होती है और क्रेडिट परचेज क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि जब क्रेडिट परचेज होती है या क्रेडिट सेल होती है तो एक रिश्ता बनता है दो लोगों के बीच में, उस रिश्ते का नाम होता है क्रेडिटर और डेटर। इस रिश्ते का नाम क्या है? क्रेडिटर और डेटर, राइट। तो बच्चों क्रेडिटर और डेटर ये हमारी सारी टर्म हो गई। कितनी टर्म पढ़ी अभी हमने इसमें? अगर हम इसको देखें तो इसमें सारी टर्म्स बताओ कितनी टर्म्स हो गई हमारी? सर सेलर बायर 2, कैश सेल कैश परचेज 4, उसके बाद क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज 6, उसके बाद में क्रेडिटर और डेटर 8। एक टर्म सी हो गई, इनको भी आप नोट करेंगे। बच्चों भविष्य में जब तक आप अकाउंट पढ़ेंगे तब तक यही टर्म इसी नाम से बुलाई जाएंगी। डेटर जिस नाम से आज बुलाया जा रहा है, जो डेटर आज डेफिनेशन है डेटर की, आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो भी डेटर यही होगा, यही डेफिनेशन है डेटर की, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम अल्फाबेट सीख रहे हैं। समझ में आया? तो जितने भी मैंने आज टर्म्स आपको आज लिखाई है, नोट कराई है, इनको सबको अच्छे से लिखिएगा। यहां से आगे की क्लास, यहां से आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बच्चों इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर ये वीडियो समझ में आई है आपको, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप अपने उन फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, राइट। और उनसे बोल दीजिए कि आगे सारी की सारी वीडियो इसी चैनल पर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट। तो जल्दी से शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।